तो आज बात करते हैं बांग्लादेश की, एक ऐसी कहानी जो काफ़ी उलझी हुई है और सच कहूँ तो काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि वहाँ डर और हिंसा का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, आज हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही दर्दनाक कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि ये एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन देश और दुनिया की राजनीति से कैसे जुड़ता है। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे न्याय की उस आवाज़ की जो इस पूरे हंगामे में कहीं दब सी गई है। देखिए, बांग्लादेश में आजकल जो हो रहा है ना, उसकी पूरी तस्वीर समझने के लिए एक कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी है खोकन चंद्र दास की। ये जो शब्द है, ये खोकन दास की पत्नी सीमा दास के हैं। सोचिए, उनके दर्द का अंदाज़ा इन शब्दों से ही लगाया जा सकता है। खोकन एक 50 साल के आम इंसान थे, अपनी दवा की दुकान चलाते थे और एक दिन एक हिंसक भीड़ ने उनकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, ये अचानक हुआ और इतना क्रूर था कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। खोकन दास को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर चाकुओं से गोदा गया और उसके बाद उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। 3 दिन तक ढाका के एक अस्पताल में वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ते रहे, लेकिन आखिर में वो हार गए। तो क्या खोकन की हत्या एक अकेली घटना थी? नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली है। असल में ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड, एक पैटर्न का हिस्सा थी। एक ऐसा पैटर्न जो दिखा रहा था कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर खतरा कितना बढ़ गया है। सिर्फ दिसंबर 2025 के आखिरी 2 हफ्तों का हिसाब देखिए, एक के बाद एक कम से कम 4 हिंदू पुरुषों को इसी तरह के हिंसक हमलों में मार दिया गया। मतलब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, है ना? ये सब कुछ एक सोची समझी क्रूरता का सिलसिला लग रहा था। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं, तो जरा ये आंकड़ा देखिए। 2010, जी हाँ, 2010 बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद का कहना है कि अगस्त 2024 में जो राजनीतिक बदलाव हुआ, उसके बाद सिर्फ 2 हफ्तों में अल्पसंख्यकों पर हमलों की इतनी घटनाएं हुई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? देश में सुरक्षा का ये हाल क्यों हो गया? वेल, इसका जवाब हमें मिलता है 2024 में आए उस बड़े राजनीतिक भूचाल में, जिसने सच में पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया था। कहानी शुरू हुई थी एक छात्र आंदोलन से, लेकिन सरकार ने जब इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, तो ये आंदोलन एक जन विद्रोह में बदल गया। हालात इतने बिगड़े कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना 15 साल का शासन छोड़कर देश से भागना पड़ा और उनकी जगह नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अब देखिए, इस पूरे सत्ता परिवर्तन को लेकर 2 अलग-अलग थ्योरीज हैं। एक नजरिया कहता है कि ये सब जनता के गुस्से का नतीजा था। लोग सरकार की नीतियों और हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे। लेकिन दूसरा नजरिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री हसीना का है, वो ये कहता है कि ये सब एक विदेशी साजिश थी उनकी सरकार को गिराने के लिए। तो ये जो अंदरूनी उथल-पुथल थी, इसका असर सिर्फ बांग्लादेश के अंदर ही नहीं रहा, इसने पूरे दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स में भी एक नई हलचल पैदा कर दी है। खास तौर पर भारत के साथ रिश्तों में। भारत, जो बांग्लादेश का सबसे अहम पड़ोसी और पार्टनर है, उसके साथ रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे। ट्रेनें बंद हो गईं, व्यापार पर रोक लगा दी गई। मतलब दोनों देशों के बीच का अरबों डॉलर का जो ट्रेड था, वो अब दांव पर लग गया है। और एक तरफ भारत से दूरी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से नजदीकी। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिससे आजादी के लिए 1971 में बांग्लादेश ने एक खूनी जंग लड़ी थी। इस कदम को कई लोग एक बहुत बड़े और हैरान करने वाले रणनीतिक बदलाव की तरह देख रहे हैं। तो एक तरफ ये बड़ी राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ हैं खोकन दास जैसे लोगों के परिवार, और वो बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, न्याय कब मिलेगा? ये जो आवाज़ है, ये खोकन दास के भतीजे प्रांतो दास की है। लेकिन सच तो ये है कि ये दर्द सिर्फ उनका नहीं, उन हजारों परिवारों का है जिन्होंने इस हिंसा में अपनों को खो दिया। और उनकी मांग भी बस एक ही है कि जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पता है, खोकन ने मरने से पहले हिम्मत दिखाकर अपने 2 हमलावरों की पहचान भी कर ली थी। उनके बयान पर पुलिस ने FIR भी लिखी, जिसमें 3 लोगों के नाम थे। लेकिन और यहीं पर सबसे बड़ी चिंता की बात है, पुलिस के बयानों और वादों के बावजूद जमीन पर कुछ खास हुआ नहीं। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई
और जब ऐसा होता है तो जाहिर है अपराधियों के हौसले और बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ न्याय का लंबा इंतजार है, दूसरी तरफ धार्मिक तनाव बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि बांग्लादेश आखिर किस रास्ते पर जा रहा है? वहाँ रहने वाले लाखों अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का क्या होगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी